जेसिका और डैनियल ग्रोव्स की शादी को हुए 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके थे और उनका 14 साल का एक बेटा भी था जिसका नाम था डैनियल ग्रोव्स जूनियर। ये पूरा परिवार ओहायो में रहता था। जेसिका एक लाइसेंस्ड नर्स की तरह काम करती थी, मगर उसका लाइसेंस 31 अक्टूबर 2018 में एक्सपायर हो गया। वहीं दूसरी तरफ डैनियल किसी फर्म सप्लाइंग कंपनी में काम कर रहा था। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। फिर 2018 के मिडल में जेसिका प्रेग्नेंट हो जाती है और वही वो समय था जब ये दोनों पति पत्नी ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। जेसिका को तो 5.5 महीने तक ये भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। फिर 10 जनवरी 2019 के दिन जेसिका और डैनियल पास ही के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और स्टाफ ने जेसिका से काफ़ी क्वेश्चंस करने की कोशिश की, लाइक वो कितने मंथ्स प्रेग्नेंट है, उनको कैसा फील हो रहा है, बट जेसिका कोई भी रिप्लाई नहीं देना चाह रही थी। और जेसिका काफ़ी काम नज़र आ रही थी, उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो लेबर पेन में है। मगर जब डॉक्टर्स ने उसका टेस्ट किया तो उन्हें पता लगा कि वो बर्थ देने के लिए बिल्कुल रेडी है और उनको एक्टिव लेबर पेन भी है। मगर जेसिका के बिहेवियर से कोई नहीं कह सकता था कि वो एक्सट्रीम पेन में है। और फिर डॉक्टर्स को शक होना तो लाजमी ही था कि इतने पेन में भी अगर कोई इंसान रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उसने कोई सब्सटेंस ले रखा है, वो ड्रग्स पर है। फिर डॉक्टर्स ने इंसिस्ट किया कि उन्हें जेसिका पर एक ड्रग टेस्ट करना पड़ेगा जिसके लिए उसको यूरिनेट करना होगा। मगर जेसिका किसी भी बात में डॉक्टर का साथ नहीं दे रही थी और वो ड्रग टेस्ट देने के लिए भी तैयार नहीं थी। बट डॉक्टर्स ने दूसरी टेक्निक से उसका यूरिन सैंपल आखिर ले ही लिया और उसमें पता लगा कि जेसिका ड्रग्स पर थी। उसका टेस्ट पॉजिटिव निकला। अब फाइनली बेबी डिलन का जन्म हो जाता है और बेबी डिलन अपने एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही इस दुनिया में आ चुका था। बेबी की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, उसको डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन पर रख दिया था। मगर किसी भी पेरेंट ने, ना ही जेसिका ना ही डैनियल ने डॉक्टर्स से एक भी बार जानने की कोशिश की थी कि उनका बेबी कैसा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तब सामने आई जब डॉक्टर्स ने बेबी डिलन का भी यूरिन टेस्ट किया और पता लगा कि बेबी डिलन भी ड्रग एडिक्ट बन चुका है अपने पेरेंट्स की तरह। गाइज लेट मी टेल यू दैट अगर कोई भी मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे ड्रग एडिक्ट होती है तो काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि जो उसका बेबी पैदा होगा वो भी ड्रग एडिक्ट ही पैदा होगा। सोचिए उस छोटी सी उम्र में जब कोई बच्चा दुनिया में आया ही है और वो पहले से ही ड्रग एडिक्ट बनकर आया है। बेबी डिलन को 5 दिन तक हॉस्पिटल में रखा गया और उसी टाइम हॉस्पिटल में चाइल्ड सपोर्ट सर्विस भी पहुंच जाती है और वो फैसला करती है कि बेबी की कस्टडी उसके फादर डैनियल को दे दी जाती है, क्योंकि तब तक डैनियल का यूरिन टेस्ट नहीं हुआ था और ये पता नहीं लग पाया था कि डैनियल भी एडिक्ट है या नहीं। मगर इस फैसले को अंजाम देने से पहले बेबी डिलन का एक और बार टेस्ट हुआ और उसमें उसकी बॉडी में से कई तरीके के ड्रग्स पाए गए, जिसके बाद फाइनली डिलन को फॉस्टर केयर में रखने का फ़ैसला किया। इसके बाद चाइल्ड सर्विसेज ने एक बहुत ही अमेजिंग वुमेन एंड्रिया को कांटेक्ट किया। एंड्रिया पहले भी कई बच्चों की फॉस्टर पेरेंटिंग कर चुकी थी और उससे रिक्वेस्ट किया गया कि वो बेबी डिलन को भी अपनी केयर में रखें जब तक बेबी डिलन के जो रियल पेरेंट्स हैं वो अपने इस ड्रग एडिक्शन से बाहर ना आ जाए और एक बेबी की केयर करने लायक ना बन जाए। जिस समय एंड्रिया को ये कॉल आया उस समय वो अपने वर्क पर थी, मगर वो इतनी स्वीट और इतनी अमेजिंग थी कि उसने सारा काम छोड़ दिया। आसपास के उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स जिससे भी उसको मदद मिल पाई, चाहे वो डायपर्स हो, चाहे बेबी के कोई भी केयर प्रोडक्ट्स हों, उन सबको लेने में, यहाँ तक कि एंड्रिया को जब पता लगा कि बेबी की कंडीशन बाकी बच्चों से कुछ अलग है, वो एडिक्ट पैदा हुआ है, उसके बाद उसने ट्रेनिंग भी ली कि एक एडिक्ट बेबी की केयर कैसे की जाती है और फिर वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है बेबी को अपनी केयर में लेने के लिए। उसके बाद एंड्रिया बेबी डिलन को अपने घर ले जाती है और आगे आने वाले दिन बेबी डिलन के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाले थे। बेबी को बार बार शिवरिंग होती थी और काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती थी, क्योंकि अभी उसकी बॉडी नॉर्मल चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतने महीनों से बेबी डिलन अपने मदर के वूम में था और उसकी मदर लगातार ड्रग्स कंज्यूम कर रही थी, तो नेचुरली बेबी की बॉडी में भी वही सब जा रहा था। तो ओवरऑल एक नन्ही सी जान के लिए वो दिन काफ़ी मुश्किल थे। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ जेसिका और डैनियल अपने बेबी से वीक में एक बार मिल सकते थे, और जब वो दिन आया जिस दिन जेसिका और डैनियल अपने बेबी से मिलने गए, उस दिन उनका बिहेवियर काफ़ी अलग था। लाइक जिस दिन
जेसिका की डिलीवरी होनी थी उस दिन से और जिस दिन वो उससे मिलने गए एंड्रिया के घर पर, उन दोनों बिहेवियर में काफ़ी अंतर था। वो काफ़ी एक्साइटेड दिख रही थी अपने बेबी से मिलने के लिए। दोनों ही पेरेंट्स काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, अपने बेबी से इंटरेक्ट कर रहे थे, उसको अच्छे से होल्ड कर रहे थे, उससे बातें कर रहे थे। तो ये सब देखकर एंड्रिया काफ़ी हैरान थी, जिसके चलते उसने चाइल्ड सर्विसेज को कॉल भी किया कि क्या ये दोनों फिर से हाई ऑन ड्रग्स तो नहीं है। इसके कुछ ही दिनों बाद एंड्रिया फिर से चाइल्ड केयर सर्विसेज में कॉल लगाती है और उनसे पूछती है कि दोनों पेरेंट्स अपने बेबी से मिलने कब आने वाले हैं, उनकी नेक्स्ट विज़िट कब की है। मगर वहाँ का रिप्लाई सुन के एंड्रिया के होश उड़ जाते हैं। चाइल्ड केयर सर्विसेज वाले एंड्रिया को बताते हैं कि जो बेबी है उसका फादर डैनियल उसको मंडे को यहाँ से ले जाएगा। एंड्रिया ये सब सुनकर हैरान थी, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना है। बेबी डिलन को उसके पास रहते हुए सिर्फ 12 दिन ही हुए थे और 12 दिन में कोई एडिक्ट इंसान फिर से नॉर्मल कैसे हो सकता है। उनको कोई थेरेपी, कोई ट्रीटमेंट, किसी की तो ज़रूरत होगी। मगर चाइल्ड सर्विसेज वालों ने बोला कि नहीं, डैनियल ने बार बार अपना ड्रग टेस्ट पास किया है एंड वो बेबी की कस्टडी लेने मंडे को आ जाएगा। मगर साथ में उन लोगों ने ये भी कहा कि जेसिका अपने हस्बैंड डैनियल के साथ उस घर में नहीं रहेगी जहाँ पर डैनियल और उसका बेबी रहेगा। और उसके बाद एंड्रिया की मीटिंग होती है डैनियल से। एंड्रिया बिल्कुल इस बात से खुश नहीं थी कि बेबी इतनी जल्दी उसके पास से जा रहा है। उसके दिमाग में बार बार बस यही चल रहा था कि बेबी बस सेफ़ रहे और उसको काफ़ी ज़्यादा डाउट थे डैनियल के ऊपर। और उसने डैनियल को अपना फ़ोन नंबर भी दिया था कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी नीड हो, कभी भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसो तो जस्ट आई एम अ कॉल अवे। एंड डैनियल बेबी को उसके पास से ले जाता है। बेबी के ब्लैंकेट्स, बेबी के क्लोथ्स, जो भी फ़ोटोग्राफ्स बेबी की थी वो सब कुछ ले जाता है। बट एंड्रिया बीइंग अ फॉस्टर मॉम वो कुछ नहीं कर पाई। उसके मन में काफ़ी डाउट्स थे बट स्टिल शी वॉज़ हेल्पलेस। अब अकॉर्डिंग टू लॉ बेबी अपने फादर डैनियल के पास चला गया था, मगर डैनियल को अभी भी टाइम टू टाइम अपना ड्रग टेस्ट करवाना था ताकि सबको पता लग सके कि वो कोई भी सब्सटेंस नहीं ले रहा है और वो बेबी की अच्छे से केयर कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जेसिका को भी पेरेंटिंग क्लासेस लेनी थी, थेरेपी लेनी थी ताकि बाद में वो भी अपने बेबी को संभाल सके। सो एज आई हैव टोल्ड यू, बेबी का बर्थ हुआ था जनवरी में और मई आते आते ये दोनों एक तरीके से वैनिश हो गए थे। ना ही डैनियल कोई भी ड्रग टेस्ट दे रहा था, ना ही जेसिका किसी भी पेरेंटिंग क्लास में जा रही थी। वो कस्टडी के लिए कोर्ट में जो डेट्स होती थी वहाँ पर भी नहीं पहुँच रहे थे। तो दे वर कम्प्लीटली वैनिश्ड। और इस पॉइंट पे चिल्ड्रन और फैमिली सर्विसेज ने पुलिस को ये सब इन्फॉर्म कर दिया था कि आप लोगों को इस केस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पुलिस को जैसे ही ये न्यूज़ मिलती है पुलिस उनके घर पर पहुंच जाती है और उनका डोर नॉक करना शुरू कर देती है, मगर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है। दोनों पेरेंट्स और बेबी को डिसअपियर हुए 3 हफ्ते हो गए थे और उनका कोई अता पता नहीं था। फिर एक दिन 3 हफ्ते के बाद अचानक वो लोग एक 4 व्हीलर पर दिखाई देते हैं। उनके घर के पास ही एक जंगल जैसा इलाका था, वहाँ पे वो दिखाई देते हैं और उसी जगह पर उनको स्पॉट किया जाता है। पुलिस उनका पीछा करने की कोशिश करती है, मगर जिस तरीके का वो इलाका था उनका ज़्यादा दूर तक पीछा नहीं हो पाया। मगर इस पॉइंट तक पुलिस को ये क्लियर हो गया था कि ये लोग इसी टाउन में हैं। और 10 जून के आते आते पुलिस वालों को परमिशन मिल गई थी कि वो डैनियल और जेसिका के हाउस में एंटर हो सकें। उनको एक सर्च वारंट मिल चुका था और उन्होंने उस सर्च वारंट के अकॉर्डिंग उस घर में एंट्री ली और वहाँ पर उन्होंने जो देखा उससे वो शॉक्ड रह गए। उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर पहले से ही जेसिका मौजूद थी, बट वो तो मिसिंग थी। वो उस घर में क्या कर रही थी? जैसे ही पुलिस वालों ने उसे देखा उसको तभी के तभी अरेस्ट कर लिया गया। एंड लेट मी टेल यू, बेबी डिलन का फादर डैनियल भी उस घर में मौजूद था, मगर वो पुलिस वालों के साथ जाने को तैयार ही नहीं था। उसने अपने आप को एक तरीके से एक रूम में बंद कर लिया था और पुलिस वालों को पूरे 6 घंटे लगे उस तक पहुंचने के लिए और उसको अरेस्ट करने के लिए। बट फाइनली इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद डैनियल और जेसिका को जेल में ले जाया गया और क्वेश्चनिंग शुरू हो गई। और एज यू ऑल नो उनका एक ही क्वेश्चन था, वेयर इज़ बेबी डिलन? बेबी डिलन किधर है?
और इन दोनों के मुंह से कोई भी जवाब नहीं निकल रहा था, और अगर वो जवाब भी दे रहे थे तो बस इतना कह रहे थे कि वी डोंट नो, हमें नहीं पता बेबी डिलन कहाँ है। वो कम्युनिकेट करने को ही तैयार नहीं थे। पुलिस उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहती थी, बिकॉज़ यहाँ पर एक कुछ महीने के बच्चे का सवाल था और उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी था। इंटरोगेशन चल रही थी, पुलिस वाले लगातार उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे, और इवेंचुअली डैनियल ने अपना मुंह खोला और उसने बताया कि जब मैं क्रिब के पास गया बेबी की, तो मैंने देखा कि बेबी सांस नहीं ले रहा है एंड वो एक तरीके से मर चुका था। उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके बेबी को सो एंड सो प्लेस पर जाकर छोड़ दिया। उनके बातों को फॉलो करके पुलिस भी उस जगह पर पहुंचती है, एंड टू देयर सरप्राइज़ उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता बेबी से रिलेटेड, बेबी तो दूर की बात है। एंड इमीडिएटली पुलिस को पता लग जाता है कि डैनियल साफ साफ झूठ बोल रहा है, और फिर से वो लोग दोबारा उनके पास जाते हैं, जेल में से उनको बाहर निकालते हैं और इंटेरोगेशन फिर से शुरू हो जाती है। एंड पुलिस डैनियल के मुंह पर उसको बोलती है कि वी नो दैट यू आर लाइंग टू अस, तुम साफ साफ झूठ बोल रहे हो, एंड प्लीज़ गिव अस द कंप्लीट एंड राइट इन्फॉर्मेशन। अब इन दोनों के मुंह से तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन निकल नहीं रही थी, इसलिए पुलिस ने एक नई तरकीब लगाई। पुलिस ने इन दोनों को एक साथ एक रूम में बंद कर दिया, उनको कुछ माउंटेन ड्यू दे दी, बड़ा कैजुअल सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया ताकि वो लोगों पर ज़्यादा प्रेशर ना आए और उनके मुंह से ज़्यादा बातें निकल पाए। और पुलिस उन दोनों को एक कमरे में अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है, और उसके बाद वो दोनों बातें करना शुरू होते हैं, इस बात से अनजान कि उनकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। और डैनियल धीरे से जेसिका को बोलता है कि मैंने पुलिस को नहीं बताया है कि बॉडी असल में है कहाँ। और वहीं जेसिका भी बोलती है कि यस, मैंने भी उन्हें बेबी के बारे में कोई भी खबर नहीं दी है। वो इतना विस्पर करके बोल रहे होते हैं कि कोई भी उनको नहीं समझ पाएगा, मगर उस रूम में पुलिस ने एम्पलीफायर्स लगाए हुए होते हैं और पुलिस को उनकी हर एक बात क्लियरली सुनाई दे रही थी। उसके बाद फिर से उन दोनों से और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से सवाल शुरू हो जाते हैं, और इस वक्त तक पुलिस ने सुन भी लिया था उनके मुंह से कि दे नो कि बॉडी कहाँ पर है। एंड फाइनली डैनियल उनको बताता है कि हमने बेबी को एक वेल में, यानी कि एक कुएं में फेंक दिया है। अब पुलिस का मेन टास्क ये था कि उन्हें ये पता लगाना था आखिर ये कुआं है कहाँ पर, और ये कुआं काफ़ी दूर था, जंगल की काफ़ी गहराइयों में ये कुआं मौजूद था। इसलिए पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी था कि उसकी राइट लोकेशन पता लग सके, और इतनी सेक्लूडेड सी जगह पर ये कुआं मौजूद था, इसलिए अब फायर डिपार्टमेंट को भी कॉल कर दिया गया था। फायर डिपार्टमेंट उस जगह पर पहुंचती है। अब कुआं है तो वहाँ पर पानी भी था, इसलिए अपनी ट्यूब्स डालकर अपने जितने भी इक्विपमेंट्स थे उससे वो लोग कोशिश करने लगते हैं कि उस कुएं में से जितना हो सके उतना पानी बाहर निकाल सकें। इस 30 फुट गहरे कुएं में से पानी निकालना फायर डिपार्टमेंट के लिए एक तरीके से नामुमकिन होता जा रहा था। वो लोग ट्यूब्स के ज़रिए पानी नहीं निकाल पा रहे थे, तो इसके बाद उन लोगों ने एक दूसरी टेक्निक अपनाई, जिसमें उन्होंने फ़िशिंग टाइप करनी शुरू कर दी, ताकि कोई अंदर ऑब्जेक्ट है या क्या है, बिकॉज़ उनको उस टाइम तक नहीं पता था फायर डिपार्टमेंट को कि वो आखिर किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। दे जस्ट न्यू कि वेल में कुछ है और उनको वहाँ से वो ढूंढना है। तो दे ट्राइड द फिशिंग मेथड, जिसके बाद उन्होंने हुक्स वेल के अंदर डाले और वो ढूंढने लगे फिर से किसी चीज़ को, और कुछ देर बाद हुक किसी चीज़ पर अटकता भी है, एंड वो लोग उस हुक को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। पुलिस भी वहाँ पर मौजूद होती है, और फाइनली वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आ जाता है, एंड पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के लोग देखते हैं कि उस हुक में 2 मिल्क के क्रेट्स, दूध के जो क्रेट्स होते हैं, वो फंसे हुए बाहर निकले हैं। एवरीवन वाज कंफ्यूज्ड। ये जो 2 मिल्क के क्रेट्स थे उनको कॉपर वायर से और काफ़ी सारी चेन से पूरा का पूरा बांधा गया था, और जब उन क्रेट्स को बाहर निकाला तो उनमें से जो होल्स थे वहाँ से पानी भी गिर रहा था। एंड पुलिस लगातार उस क्रेट्स की फ़ोटो ले रही थी, बट फायर डिपार्टमेंट को अभी भी नहीं पता था कि आखिर उन लोगों को क्या मिला है। बट द स्मेल, उन लोगों को एक बहुत ही वियर्ड स्मेल आ रही थी, एंड कहीं ना कहीं उन्हें शक हो गया था कि इसके अंदर एक ह्यूमन बॉडी है जो कि सड़ रही है। अभी भी उनको क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट उन लोगों का वहाँ खड़ा होना तक मुश्किल हो रहा था, उसमें से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी।
एंड एक बात और बता दूँ, इन दोनों क्रेट्स में काफ़ी सारे पत्थर भी भरे गए थे ताकि वो आसानी से पानी के नीचे की तरफ डूबा रहे और ऊपर ना आ पाए। इसके बाद उन कार्टन्स की जांच शुरू हुई और जब उनको खोला गया तो उसके अंदर से जिस चीज़ का सबको शक था या फिर जिस चीज़ के बारे में सबको पता था वो सच हो गई। उसके अंदर से बेबी डिलन की बॉडी मिली, बहुत सारे प्लास्टिक रैप में लिपटी हुई। यू कांट इवन इमेजिन इतनी बार बेबी की बॉडी को प्लास्टिक रैप से लपेटा गया था। उसके बाद इन दोनों क्रेट्स में डाला गया था, उसके बाद क्रेट्स में पत्थर डाले गए थे, इसको चेन से बांधा गया था और उसके बाद कुएं में अपने ही बच्चे को एक कूड़े की तरफ फेंक दिया था इन दोनों ने। और इसके बाद शुरू हुआ इस 4 महीने के बच्चे का पोस्टमार्टम। और इस छोटे से बच्चे की इंजरी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बेबी डिलन को स्कल फ्रैक्चर हुआ था, बेबी की रिब्स टूटी हुई थी, बेबी के हाथ पैर उनकी भी हड्डियाँ टूटी हुई थी एंड शॉकिंगली बेबी की बॉडी में ड्रग्स भी मिले थे। एक 4 महीने का बच्चा खुद से ड्रग्स तो लेगा नहीं। ये दोनों पेरेंट्स आखिर उस छोटे से बच्चे के साथ कर क्या रहे थे, वो किस तरीके से उसको ड्रग्स दे रहे थे एंड इतनी सारी इंजरीज़। वो लोग एक मॉन्स्टर बन चुके थे और अपने छोटे से बेबी को ही इतनी सारी इंजरीज़ दे रहे थे और आखिर में तो उन दोनों ने अपने बेबी को मार ही दिया। अब सारी सच्चाई पुलिस के सामने आ चुकी थी और ट्रायल भी स्टार्ट हो चुका था एंड नाउ ये हस्बैंड वाइफ प्लान बना रहे थे, ये सोच रहे थे कि हम दोनों में से कोई एक तो बच ही जाए एटलीस्ट। एंड जो फादर था डैनियल, वो पूरा का पूरा ब्लेम मदर पर डाल रहा था, जेसिका पर डाल रहा था। एंड जेसिका बीइंग अ गुड वाइफ बार बार बोल रही थी कि येस आई डिड एवरीथिंग एंड डैनियल का इस चीज़ में कोई भी हाथ नहीं है एंड आप उसको छोड़ दीजिए, आई एम द कल्प्रेट, माई हस्बैंड इज़ अ विक्टिम एंड ऑल दैट। बट देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है। एंड लेट मी टेल यू, इसमें जो चाइल्ड और फैमिली सर्विसेज का एक डायरेक्टर था उसको भी अपनी पोस्ट पर से हटा दिया गया। ये केस इस लेवल तक पहुंच चुका था बिकॉज एंड्रिया ने भी खुद, जो फॉस्टर मॉम थी, उसने भी खुद कॉल करके इतनी बार बोला था कि अभी सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं एंड आप बेबी को उनके पास जाने के लिए कह रहे हैं, इट्स नॉट सेफ। बट उन लोगों ने नहीं सुनी। सो दिस वॉज अ बिग थिंग। और फिर एक दिन कोर्ट में डैनियल और जेसिका के 14 साल के बेटे, जो इस वक्त तक 15 साल का हो चुका था, उसको बुलाया गया। एंड जब इन दोनों का बेटा वहाँ पर मुंह खोलता है तो और भी ज़्यादा सच्चाई सामने आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, 15 साल का लड़का एक तरीके से बच्चा ही होता है। उसने अपने पेरेंट्स की इतनी बड़ी सच्चाई जान ली थी एंड आई डोंट नो वो कैसे उन दोनों के साथ घर में रह रहा था। दोनों पेरेंट्स एडिक्ट थे और इतने 4 महीने के बच्चे पर वो इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। इस लड़के ने वो सब कुछ देखा था एंड फाइनली उसने ये भी बता दिया कि उसके फादर उसको बार बार फोर्स करते थे जब भी उनका ड्रग टेस्ट होता था और उनको यूरिन सैंपल देना होता था तो वो अपना यूरिन सैंपल नहीं देते थे, बल्कि अपने बेटे को, 14 साल 15 साल के बेटे को बोलते थे कि तुम यूरिन सैंपल अपना दो। एंड दिस इज़ द रीज़न वो बार बार ड्रग टेस्ट में पास हो जाता था एंड चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर वालों को लगता था कि डैनियल कोई भी ड्रग्स नहीं ले रहा है। उसने कोर्ट में ये भी बताया कि एक बार तो उसने अपने छोटे से भाई को, बेबी डिलन को, बड़ी बुरी हालत में देखा। उसकी एक आंख पूरी तरीके से काली हो चुकी थी और उसके सर पर भी चोट थी। और जब उसने अपनी माँ से, जेसिका से पूछा कि मेरे छोटे से भाई को क्या हुआ है, एंड जेसिका ने उसको बताया कि वॉल पर एक वॉल हैंगिंग थी जिसको ड्रीम कैचर भी कहते हैं। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा या फिर देखा होगा। एंड यू ऑल नो ये कितना लाइट वेट होता है, चाहे छोटे से बेबी पे ही क्यों ना गिरे, इतनी ज़्यादा चोट एक ड्रीम कैचर से बेबी को नहीं लग सकती है। बट 14 साल के इनके बेटे के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसने अपनी माँ पर बिलीव किया। इसके बाद डैनियल से भी सवाल जवाब किए जाते हैं एंड वो बताता है कि एक बार मैंने भी अपनी वाइफ को देखा था बेबी को हिट करते हुए। एंड डैनियल तो शुरू से ही जेसिका पर सारे ब्लेम लगा रहा था। दिस वाज अ पार्ट ऑफ देयर प्लान कि जेसिका को हम पूरा का पूरा ब्लेम उसके ऊपर डाल देंगे एंड हम में से एक बच जाएगा। एंड इसके बाद जेसिका से भी सारी टेस्टिमनी ली जाती है। जेसिका जब टेस्टिफाई करती है तो वो खुद ही विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती है, जैसे कि वो पता नहीं कितनी दुखी थी एंड उसने पता नहीं कितनी मजबूरियों में अपने इस 4 महीने के बच्चे के ऊपर जो जितने भी अत्याचार किए वो किए। एंड यू कैन सी इन द वीडियो ये कैसे रो रही है एंड इट्स हार्डली
विजिबल कि उसके चेहरे पर कोई भी आंसू आप लोगों को नहीं दिखाई देगा. सो हाउ कैन यू बिलीव दैट शी इज़ गिल्टी और शी रिग्रेट्स व्हाट शी हैज़ डन. वो पूरी एक्टिंग कर रही थी, आप वीडियो में देख ही सकते हैं. I have sit here and admitted. Answer the question, please. How did you cause these injuries? It was an accident. Not your excuse for what happened. How did you cause these injuries? How did you cause those rib fractures? By dropping him. By dropping him. How did you cause that first 2-inch skull fracture? I don't remember. How did you cause that 1-inch skull fracture? It had to be from dropping him. How did you cause that complete upper arm fracture? Nothing that I ever did was intentional. I'm not asking for your excuse. How did you cause that complete upper arm fracture? Tell the jury. I have to live with this for the rest of my Answer the question. life. How did you cause that complete? You have devoured my family. Ms. Groves, you answer the questions that are asked of you. You understand? जैसा कि आपने वीडियो में देखा, प्रोसिक्यूशन बार बार जेसिका से पूछ रही थी तुमने क्या किया है, एग्जैक्ट डिटेल्स मुझे बताओ. बट जेसिका एक बेचारी बन रही थी और बार बार बोल रही थी मुझे कुछ भी याद नहीं है और वो एक एक्सीडेंट था और कोई भी डिटेल्स नहीं दे रही थी. बट प्रोसिक्यूटर अपनी पूरी जान लगा रही थी एंड हम उसकी आवाज़ से ये फील कर सकते हैं कि शायद प्रोसिक्यूशन में जो फीमेल है वो खुद भी एक मदर है और वो इस केस के साथ कितना जुड़ी हुई थी. एंड वो तन मन से कोशिश कर रही थी कि जेसिका को, डैनियल को मर्डर के लिए दोषी ठहराया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी चार्जेस लगे. एंड गाइस, एक्सीडेंट ऐसा होता है, एक ब्रोकन स्कल, ब्रोकन आर्म्स, ब्रोकन लेग्स, ब्रोकन रिब्स, और उसके बाद उसको इतनी बार प्लास्टिक रैप में लपेटा गया, मिल्क के क्रेट्स में उसको रखा गया, पत्थर डाले गए, कुएं में फेंका गया. क्या कोई एक्सीडेंट ऐसा होता है? ये सब कुछ एक एक्सट्रीम प्लानिंग के चलते हुआ था. जो भी वो लोग दोनों पेरेंट्स कर रहे थे अपने बेबी के साथ, उनको पता था वो क्या कर रहे हैं. कुछ भी पैनिक सिचुएशन में नहीं किया गया था, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था. ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी. I mean, इस बात को सोचने में भी कितनी हैरानगी होती है. उन लोगों ने एक बेबी को, एक इंसान को इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं किया. वो लोग इसको एक कूड़े कचरे या फिर आप कह लीजिए खिलौने की तरह ट्रीट कर रहे थे. आई डोंट नो उस बेबी की सोल को उस वक्त कितनी तकलीफ़ हो रही होगी ये देख कर कि आखिर उसने किन मॉन्स्टर्स के घर में जन्म ले लिया है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ट्रायल चला एंड जेसिका को फाइनली गिल्टी पाया गया अपने बेबी के मर्डर के लिए और उसको उम्र कैद की सज़ा हुई विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ परोल. उसको परोल कभी भी नहीं मिल सकती थी. साथ ही डैनियल को भी उम्र कैद की सज़ा हुई, मगर उसको 47 ईयर्स के बाद परोल मिल सकती थी. बट आई डोंट थिंक वो 47 ईयर्स के बाद परोल लेकर कुछ करेगा भी. ये भी हो सकता है कि शायद वो तब तक मर ही जाए. बेबी डिलन के साथ तो बहुत बुरा हुआ, साथ में इन दोनों के बड़े बेटे डैनियल जूनियर के साथ भी काफ़ी बुरा हुआ. उसने तो एक झटके में अपना पूरा परिवार ही खो दिया एंड अपने दोनों पेरेंट्स को जेल होने के बाद वो अपनी आंट के साथ रह रहा था और आई थिंक उसको काफ़ी ज़्यादा थेरेपी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी इस पूरे सदमे से बाहर आने के लिए. सो गाइज़, व्हाट आर योर थॉट्स? क्या इन दोनों के लिए लाइफ सेंटेंस काफ़ी थी इतने क्रूअल और हार्श क्राइम के लिए, वो भी एक 4 महीने के बच्चे पर? आप अपनी थॉट्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. एंड इस पूरे केस में चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज का क्या रोल था एंड कैसे इतने सारे रेड फ्लैग्स होने के बाद भी उन लोगों ने कोई सही स्टेप नहीं लिया, उल्टा गलत ही स्टेप्स लिए. सो आप लोगों को क्या लगता है कि किस हद तक चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज भी इस केस में इन्वॉल्व थी और ज़िम्मेदार है? Do tell me in the comments below. I'll meet you next time with another crime story from around the world. Until then, signing off.